दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइना के रीसेंट क्राइसिस को लेकर एंड इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं चाइना ये वो कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखे हैं अपने सिटीजन्स के ऊपर। अगर किसी भी व्यक्ति को चाइना में रहते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो वो नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति को चाइना में रहते हुए यूएस मार्केट के अंदर, जापानीज मार्केट के अंदर, यूरोपियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज़्यादातर चाइनीज़ क्या करते हैं, अपने कैपिटल को प्रिजर्व रखने के लिए रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से चाइना ये वो कंट्री है जहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग आज के दिन रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टेड है। एंड कंपैरिजन के लिए अगर हम यूएस की बात करते हैं जहाँ पर 60% से ज़्यादा लोग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है। दोस्तों अभी के टाइम पर चाइना के अंदर हमें हाउसिंग मार्केट क्राइसिस देखने मिल रहा है। एंड अभी के टाइम पर मेजर कंसर्न ये है चाइना के अंदर, जहाँ पर हाल ही के कुछ सालों के अंदर चाइना ने कम टाइम के अंदर इतने ज़्यादा बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब वहाँ पर हो ये रहा है कि सप्लाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रही। अगर आप किसी भी एसेट की सप्लाई बढ़ाते चले जाते हैं और मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, ओवर द टाइम उस एसेट के अंदर में डिक्लाइन देखने मिलेगा। किसी भी ओल्ड कॉइन जो कि यहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई के साथ आता है, अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो वो ओल्ड कॉइन हमेशा यहाँ पर गिरता चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसी टाइम के अंदर जहाँ पर सप्लाई बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टी के प्राइस गिरते जा रहे हैं चाइना के अंदर, चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट रूल लेकर आ चुकी है कि अगर किसी व्यक्ति को लोन लेना है तो वो होम लोन भी नहीं ले सकता। जिस वजह से कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर या हाउसिंग मार्केट के अंदर में डिक्लाइन देखने मिल रहा है, स्लो डाउन देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से चाइना के अंदर रियल इस्टेट का इम्पैक्ट हमें ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर देखने मिलता है, तो इसे समझने के पहले हमें ये देखना है कि आज के दिन कितने परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रियल इस्टेट का हमें चाइनीज जीडीपी में देखने मिल रहा है। अभी के टाइम पर जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन रियल इस्टेट का आज के दिन चाइनीज़ जीडीपी के अंदर है। तो अगर हाउसिंग मार्केट के अंदर डिक्लाइन आता है तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा चाइना की जीडीपी के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर अगर हाउसिंग मार्केट के अंदर स्लो डाउन आता है, इसका मतलब जो यहाँ पर बिल्डर्स थे या जो यहाँ पर डेवलपर्स थे जिन्होंने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया, उनके अंदर भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो कंस्ट्रक्शन का काम भी रुक जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, चाइना ये वो कंट्री है जो कि यहाँ पर दूसरी कंट्री से कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर मटेरियल्स को इंपोर्ट करती है। एग्जांपल के लिए हम मेटल की बात करते हैं या फिर अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, फर्नीचर की, सीमेंट की, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चाइना में रुक जाता है, इसका मतलब चाइना बाहर की कंट्री से इन सभी चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं करेगा। और जो कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंड थे एक्सपोर्ट के लिए, वो यहाँ पर उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी हमें इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। तो ये तो रीज़न है कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकता है चाइना के हाउसिंग मार्केट के डिक्लाइन करने से, जो कि हमें अभी के टाइम पर करता हुआ नजर आ रहा है। एंड दोस्तों लास्ट 2 ईयर्स के अंदर चाइना में हमें हाउसिंग मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेस के अंदर 70% से ज़्यादा का क्रैश देखने मिला है। लेकिन पैनिक तो तब ट्रिगर हुआ जब लोगों ने ये देखा कि चाइना के अंदर जितने भी रियल इस्टेट डेटा प्रोवाइडर रहते हैं, जिनका काम ये रहता है कि उन्हें हर महीने के एंडिंग के अंदर डेटा शेयर करना होता है पब्लिक के साथ में, कि जितने भी यहाँ पर रियल इस्टेट कंपनीज है उन्होंने कितना सेल किया है, कितना नहीं किया। अगर हम लास्ट कुछ टाइम से देखें तो डेटा इंडेक्सर या प्रोवाइडर्स की तरफ से उन सभी यहाँ पर डेवलपर्स या फिर कंपनीज जो कि रियल इस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं उनके डेटा को शेयर नहीं किया जा रहा है। एंड इसी टाइम के अंदर वोंके करके दोस्तों ये वो रियल इस्टेट कंपनी है जिसने लोगों से वादा किया था कि आप हमारे बॉन्ड को परचेज करो एंड इसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। जब भी किसी कंपनी को यहाँ पर पैसे की ज़रूरत होती है, फंडिंग किसी कंपनी को लेनी होती है, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड को इशू कर देते हैं जिसमें लोग अपना पैसा डालते हैं। एक प्रकार का बॉन्ड दोस्तों आप समझिए कि लेटर है जिसमें प्रॉमिस किया जाता है कि इतने टाइम के बाद आपको जो है आपका फ़ंड दिया जाएगा इतनी इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन यहाँ पर वोंके जिसके पास 2 बिलियन से ज़्यादा का डेट है एंड मार्केट के अंदर ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये कंपनी अपने डेट को नहीं चुका सकती है। जहाँ पर जितने भी लोग इस कंपनी के अंदर अपने फ़ंड को दिए थे या जिन लोगों ने भी यहाँ पर बॉन्ड को परचेज़ किया था, वो भी यहाँ पर अपने फ़ंड को कैश आउट नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से एवरग्रैंडे अभी से 2 ईयर्स पहले अगस्त 2023 के अंदर बैंकरप्ट हुआ था, जो कि चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी थी। एवरग्रैंडे की बैंकरप्सी के टाइम पर अगर हम बिटकॉइन के अंदर देखें, जहाँ पर हमें बिटकॉइन में 15% का डिक्लाइन देखने मिला था। जैसे एवरग्रैंडे की मार्केट के अंदर न्यूज़ आई, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इसका इम्पैक्ट आया, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर में सेल ऑफ देखने मिला। एंड दोस्तों लास्ट कुछ दिनों के अंदर हमें वोंके के बॉन्ड के अंदर 30% से ज़्यादा का क्रैश भी देखने मिला है।
एंड इस क्रैश के टाइम पर वोंके की ट्रेडिंग को भी होल्ड कर दिया जाता है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान रखें, जिस भी टाइम पर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है मार्केट के अंदर फिर से पैनिक ट्रिगर होगा, फिर से सेल ऑफ आएगा। और जब भी कोई कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है, जब वो पैसे नहीं चुका पाती है, तो इसका मार्केट के ऊपर हमें डोमिनो इफेक्ट देखने मिलता है। अगर एक कंपनी बैंकरप्ट होती है तो बाकी कंपनीज भी हमें बैंकरप्सी के लिए फाइल करते नजर आ सकती है। तो अभी के टाइम पर दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब एवरग्रैंडे बैंकरप्ट हुआ था तो बिटकॉइन में 15% के अराउंड हमें करेक्शन देखने मिला था। या मार्केट में जब भी हमने कोई भी फट देखा है तो मार्केट उस न्यूज़ के ऊपर इंस्टेंटली हमें रिएक्ट करता नजर आता है। इवन अगर हम जापान की क्राइसिस की बात करते हैं, लास्ट ईयर जब इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया था जापान की तरफ से, तो बिटकॉइन ने उसी टाइम के अराउंड अपना बॉटम कंफर्म किया था। जिस टाइम पर मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर हमें देखने मिला, उस टाइम पर मार्केट अपना बॉटम हमें करता हुआ नजर आया। लेकिन जब हम चाइना की क्राइसिस की बात करते हैं तो अगर चाइना का क्राइसिस बढ़ता है, इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी इसका इम्पैक्ट हमें आता हुआ नजर आ सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।